जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अजहरुल बारी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह से राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के सियासत गरमाई है, हंगामा चल रहा है, उस पर आज हम बातचीत करने की और उसके तमाम पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएं कि चूंकि चंद दिन के बाद पार्लियामेंट का मानसून सेशन भी शुरू होने वाला है, ऐसे में बीजेपी के कुछ सांसदों की तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है। और जो बीजेपी के बड़े सांसद हैं उसमें अनिल अग्रवाल साहब हैं, प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब हैं, रवि किशन साहब हैं। तो ये बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है और माना जा रहा है कि जो है 6 अगस्त के आसपास जो है इस बिल पर जो है बातचीत भी होगी और इसे संसद में इस पर जो है चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासत हो रही है और जिस तरह से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, उस पूरे जो है आबादी पर कंट्रोल पाने के लिए उसको लेकर के राजनीति हो रही है। कुछ लोग बड़े सधे अंदाज में जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है क्या कहते हैं, इसे एक धर्म विशेष से भी जोड़ करके देख रहे हैं। हालांकि इसका कहाँ कहाँ असर पड़ेगा, किस तरह से असर पड़ेगा, क्या पूरी तैयारी के साथ इस ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। बहुत सारे नेता इसकी टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ साहब पिछले 5 साल तक, तकरीबन 4 साल तक उन्होंने इस पे एक लफ्ज जो है कमेंट नहीं किया, कोई ट्वीट नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जब चुनाव आए हैं तो ऐसे में उन्होंने इस तरह से एक ड्राफ्ट तैयार करके वो सदन में लेकर के आ रहे हैं और एक बिल की शक्ल उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारे लोग जो है इसे एक तरह से राजनीतिक हथकंडे के तौर पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ शीबा असलम फहमी साहिबा है, राजनीतिक विश्लेषक है, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अशोक भारती साहब हैं जो नेकडोर के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले फर्स्ट फेज में हम ये चाहेंगे कि छोटी छोटी प्रतिक्रिया इस चीज को जो है इस पूरे मुद्दे पर ली जाए ताकि बहस को हम आसानी के साथ आगे बढ़ा सके। अदीब साहब, सबसे पहले हम आप ही के पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पूरे ड्राफ्ट को किस तरह से देखते हैं। देखिए, ये जो बिल लाने की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली इलेक्शन के लिए मसला है, लेकिन इसके पीछे राज कुछ और है। राज ये है कि अब इनके पास कोई और मुद्दा इलेक्शन का रह नहीं गया है यूपी के लिए, और यूपी इनको हर कीमत पे जीतना है। हकीकत ये है कि ज्यादा बच्चे मुफलिसी में पैदा होते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस से होता है। देखिए, जो हजरात जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनके पास फाइनेंशियली मजबूत हैं, उनके घर में टेलीविजन भी है, उनके घर में इंटरनेट भी है और दूसरे सारे जराए मौजूद हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं और दूसरी क्रिएशन देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके पास बहुत से मौके होते हैं अपने जिंदगी को का वक्त अच्छी तरह गुजारने का। ये जो गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो बिल्कुल पस्ती की आखिरी सतह पर हैं, उनके पास क्या है? दिन भर मजदूरी करते हैं, मगरिब 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद उनको अपना चिराग बुझा देना होता है, अंधेरा हो जाता है। वो क्या करेंगे? जाहिर है कि वो अपनी एक जो बीवी उनकी है वही उनका मशगला है। आप देख लीजिए, इससे कोई मजहब का ताल्लुक नहीं है, ये दुनिया में साबित हो चुका है। और जहां जहां प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जहां जहां लोगों में तालीम आ रही है, जहां जहां रिक्रिएशंस के और दूसरे मौके पैदा हो रहे हैं, वो किसी मजहब के भी हों, लेकिन ये किया क्यों जा रहा है? इसके पीछे साजिश समझिए। साजिश ये है कि जब ये 89 में
मंडल और कमंडल का किस्सा शुरू हुआ तो बीजेपी ने कमंडल को लिया, और कमंडल को लेने के बाद बाबरी मस्जिद गिराने के बाद भी कल्याण सिंह की सरकार गिर गई और नहीं बना पाए। चारों स्टेट में जहां बीजेपी की सरकार थी, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद ये इनका ख्याल था कि हम सब की सब सीटें जीत लेंगे, लेकिन जो जो मंडल था वो काबिज हो गया। अब गरीब कौन है? दलित है, बैकवर्ड है, किसान है, मजदूर है, मुसलमान है। ये वो लोग हैं जो गरीब हैं और बहुत गरीब हैं। अब इलेक्शन पॉलिटिक्स में यह है कि जितने सर उतनी गिनती। अब इनको ये लगा कि हम कभी भी कमंडल से पावर नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने जो छोटी निचली जातें थी उनकी आबादी को कम करने का ये एक साजिश रची है, और साथ में मियां को आगे इसलिए कर रहे हैं कि उनको समझाने के लिए उन मजलूम लोगों को, क्योंकि मंडल आने के बाद ये जो बैकवर्ड कम्युनिटी थी, जो दलित थे, जो किसान थे, ये लोगों ने कहा भाई हमारी हिस्सेदारी दो। अब इन्होंने जो इनका जो फार्मूला था कि भाई हम जो अपर कास्ट हैं, ये हम पंडित लोग जो हैं यही हुकूमत चलाएंगे और मजहब के नाम पे एक्सप्लॉइट करेंगे। इन्होंने देखा अब सरकार हमारी नहीं बन सकती, कुछ भी कर ले। यानी मुसलमानों को और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए अपने मुसलमानों का चेहरा दिखा के इनको बैकवर्ड, दलित और जो दूसरी पिछड़ी हुई जातें हैं उनकी पॉपुलेशन को रोकना है। अब उनका इलेक्शन, उनका क्या कहते हैं, उनका वोट भी लेना है। इसीलिए आप देख लीजिए कि अभी मौजूदा यूपी इलेक्शन से पहले जो ये चेंज किया गया है पूरा मंत्रालय, उसमें वही कम्युनिटी जिसको ये बर्बाद करना चाहते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है अदीप साहब, हम उस पे ये खौफजदा भी हैं कि भाई ये लोग तो अब कॉन्शियस हो गए हैं कि भाई हमारा सर ज्यादा है, हमारी गिनती ज्यादा है। उस गिनती को रोकने की आरएसएस की साजिश है। इसमें मुसलमान हिंदू का मसला नहीं है। यानी आप इसे एक हिडन एजेंडे के तौर पे देख रहे हैं। हम आपके पास आएंगे। अशीबा असलम, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अदीब साहब ने बिल्कुल माकूल बात कही है और उन्होंने एक बैकग्राउंड दे दिया है, तो दोहराने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक मुकम्मल फेल्योर की सरकार रही है और खासकर कोविड के दौरान, और फिर रोजगार का जो सवाल है, जो पेट्रोल का सवाल है, इन सब से जूझते हुए योगी साहब के पास जनता को दिखाने के लिए अपना रिपोर्ट कार्ड है ही नहीं। उनके पास कोई अच्छा ऐसा काम नहीं है जिसके साथ वो जनता के पास जाएं और कहें हमें दोबारा चुन लीजिए। लेकिन इससे पहले जब वो चुन के आए थे तब भी उनकी महफिलों में एक खास तरह की अपराध करने के बारे में बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि अगर हम जीत गए तो मुसलमान औरतों का कब्र से निकाल के रेप करेंगे और एक के बदले हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे वगैरह वगैरह। वो ये नहीं कह रहे थे कि अगर एक जुर्म होगा तो हम उसकी सख्त से सख्त सजा देंगे कि जुर्म ना हो। वो ये कह रहे थे हम 100 जुर्म करेंगे। इस तरह का डिस्कोर्स उनका ऑन रिकॉर्ड है, सब तरफ है, आप जब चाहे यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो वो इस प्रवृत्ति के शख्स हैं। उनके ऊपर जघन्य मामलों में, आपराधिक मामलों में जो केस थे वो उन्होंने खुद अपने लिए बंद करवाए हैं। ऐसे इंसान से हम लोग किसी राहत की और किसी भाईचारे की उम्मीद नहीं कर सकते। उनकी राजनीति ही नफरत पर है। अपनी नफरत की राजनीति पर उन्हें बहुत भरोसा है। अब ये बहुसंख्यक आवाम को तय करना है कि वो फिर से एक बार बेवकूफ बनेगी इस नफरत के एजेंडे से या नहीं बनेगी। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप ये कर सकते हैं कि जब हम जान रहे हैं कि ये एक भटकाने वाला एजेंडा है, ये अपनी नाकामियों को छुपाने वाला एजेंडा है और ये चाहते हैं कि एक डिस्कोर्स पैदा हो, हम उस डिस्कोर्स को ना पैदा होने दें। हमें तो इस पर बहस नहीं करनी चाहिए थी। सच्ची बात यह है कि हम ये कहते हुए कि ये हमारा मामला नहीं है, हम अपना मामला बनाए चले जा रहे हैं क्योंकि हम लगातार इस पर बहस कर रहे हैं। मुसलमान का जो सवाल है, देखिए, मुसलमान ने लगातार इस मुल्क में अपनी मर्जी से बिना किसी जोर जबरदस्ती के फैमिली प्लानिंग को अपनाया है। वो पीछे रह गए थे, लेकिन सबसे तेजी से फैमिली प्लानिंग अपनाने वाले समुदाय के तौर पे सामने आ रहे हैं। और अब आंकड़े ये बता रहे हैं कि मुसलमानों के यहाँ बच्चे बहुत तेजी से उन्होंने वो अपने यहाँ खानदानी मनसूबाबंदी करके तादाद घटाई है। तो मुसलमान, ये प्रोग्राम हो या ना हो, मुसलमान तो फैमिली प्लानिंग के पक्ष में खड़ा है। वो वैसे ही फैमिली प्लानिंग अपना चुका है।
इससे, इस कानून से उनको ना उनकी चूड़ी टाइट होगी ना उनको नुकसान होगा, क्योंकि वो आर्थिक सारे मानकों में इतने नीचे जा चुके हैं कि वो उनके बेचारों के पास एलिजिबिलिटी ही नहीं होती है बहुत सारी जगह अप्लाई करने की, जहां से वो उनको वंचित करने की धमकी दी गई है गरीबों को कि अगर आपके बच्चे ज्यादा होंगे तो आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं। राशन का सवाल है, ठीक है, वो राशन का सवाल एक बड़ा सवाल है, लेकिन उसके अलावा मुसलमानों की का एक बहुत बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे है, और हर गरीब जो है वो इसमें मुलविस है, जैसा कि अदीब साहब ने अभी कहा था कि ये। लेकिन मेरी फिक्र होती है कि इस देश की गरीब और ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों की महिलाओं के खिलाफ है ये बिल, क्योंकि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किए हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किए हुए, जागरूकता अभियान चलाए हुए अगर ये बिल आता है तो इस देश में हिंदू समाज हो या दूसरे समाज हो, हर जगह बेटे की चाहत का आलम आपको पता है। बेटे की चाहत में 5-5 बच्चियां पैदा करके एक बेटा पाते थे लोग। अब क्या होगा, कन्या भ्रूण हत्या बढ़ेगी क्योंकि ऑप्शन नहीं रह जाएगा। दूसरी बार में उनको बेटा ही चाहिए अगर पहली बेटी हो चुकी है, और ऐसे में बार बार अबॉर्शन होगा, बार बार महिला की सेहत के साथ खिलवाड़ होगा, और अगर बेटी पैदा हो गई तो उसकी जान को खतरा होगा, या तो वो पेट के अंदर मार दी जाएगी या बाहर आते ही मार दी जाएगी। तो ये नवजात बच्चियों के साथ से लेकर के माओं के साथ और पूरे महिला वर्ग के साथ, गरीब महिला वर्ग के साथ बहुत बड़ा अत्याचार होने जा रहा है। इस समय महिला होने के नाते मेरी चिंता ज्यादा है, मुसलमान होने के नाते मैं रत्ती बराबर भी फिक्रमंद नहीं हूँ। ठीक है, अशोक जी आप इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो ड्राफ्ट उन्होंने जारी किया है, पहली बात तो मैं ये, शायद हम सब लोगों को पता होगा कि हरियाणा, राजस्थान और बहुत सारे राज्य जो 2 बच्चों वाला जो मसला है उसको बहुत साल पहले अलाउ कर चुके हैं। वो चुनाव में लड़ने पे प्रतिबंधित भी कर चुके, हरियाणा कर चुका है, राजस्थान कर चुका है, और बहुत सारे सूबे, उनकी पूरी डिटेल है। बिल्कुल। तो मैं शिवा जी की इस बात से सहमत हूं कि हम इस पे बहस क्यों कर रहे हैं। अब मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूं कि जो मेरी जानकारी, उसका शायद गलत भी हो, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी वो ये कहता है कि इसका जब गजट नोटिफिकेशन होगा उसके 1 साल बाद ये लागू होगा। तो हमें ये सवाल बजाय मौजूदा मुख्यमंत्री से पूछने के, हमें भावी मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहिए, मायावती से और अखिलेश बाबू से पूछना चाहिए कि आप इस कानून को लागू करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो लागू करते हैं तब तो उनके पास समय रहेगा, और इनके पास तो समय ही नहीं है इसको लागू करने के लिए, इसके ऊपर बहस करना बेकार है। इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह साहिबा भी है। अनिला जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें साफ तौर पे एक गरीबी को मुद्दा और शिक्षा को मुद्दा बनाया। उन्होंने इसे पूरा विकास से जोड़ करके रखा और उन्होंने कहा कि बगैर इस चीज पर काबू पाए हुए स्टेट में विकास नहीं हो सकता है, और जब तक कि विकास ना हो तब तक जो है राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। आप इसे किस तरह से क्या कहेंगी आप? और मैं कोशिश करूंगी कि अपनी बात कह सकूं, और बीच बीच में मैंने अदीब साहब की और शिवा जी की भी बात सुनी। सबसे पहले बात तो मैं इन दोनों के सहित आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देती हूँ। जब बात राष्ट्र की होती है, जब बात प्रदेश की होती है, वहां पे जाति और धर्म नहीं आता है। जी आप म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट कर ले। म्यूट जी नहीं, म्यूट नहीं हूं मैं। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब मैं अपने प्रदेश की बात कर रही हूँ, प्रदेश क्या है, ये पूरा अपने आप में देश है। विश्व में केवल 3 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी जो है हमसे ज्यादा है, बाकी सबकी आबादी हमसे कम है। ब्राजील की आबादी तकरीबन हमारे बराबर है, जबकि मैं कहूंगी कहीं ना कहीं उससे अब हम बढ़ते ही हो गए, क्योंकि ब्राजील में 22-23 करोड़ की आबादी है और हम 25 करोड़ को छू रहे हैं। एवरेज डेंसिटी जो यहाँ पे रहने वालों की है वो बेहद ओवरलोडेड है, जिसको कहा जाता है। ब्राजील का क्षेत्र जो है, एरिया जो है, हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। आबादी केवल हमारे बराबर है। रशिया हमसे 3 गुना ज्यादा, यूएसए हमसे 3 गुना ज्यादा। यूएसए की आबादी 33 करोड़, 25 करोड़। रशिया की आबादी 15 करोड़, हम 30 करोड़। एरिया की आबादी देख लीजिए, मतलब जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका आप क्षेत्रफल देख लीजिए, एरिया देख लीजिए।
ये बिल्कुल ठीक है, अदीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका सीधा सीधा ताल्लुक अनिला तो जी बहुत सारे आपकी आवाज, कॉन्ट्रासेप्शन के जी आवाज नहीं आ रही। जी जी बोले बोले, आवाज आ रही है। मैं ये कह रही हूँ, जैसा उन्होंने कहा ना कि गरीब आदमी का एंटरटेनमेंट का साधन ही ये है, एंटरटेनमेंट का तो ये एक्सक्यूज गलत है बिल्कुल। अगर जो टॉप मोस्ट अल्ट्रा रिच है उनका TFR देखिए वो है 1.5, जो सबसे पुअर है उनका है 3.5, इंडिपेंडेंट बैठे यहाँ पर खूब। अनिला जी शायद आपकी आवाज और वीडियो हमें प्रॉपर नेटवर्क की वजह से नहीं मिल पा रहा है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले शिबा कुछ कह रही हैं आप। जी अनिला साहिबा जो बात कह रही है राष्ट्र की बात और प्रॉब्लम की बात की साइज इतना बड़ा है, देखिए किसी को भी इससे इनकार नहीं है। और बल्कि ये जब इमरजेंसी के बाद से विभिन्न सरकारें बड़ी हतोत्साहित हो गई और उन्होंने इसको एजेंडा नहीं बनाया, इस पर किसी भी तरह का बजट नहीं खर्च किया, अवेयरनेस का भी नहीं, कुछ भी नहीं, खुद योगी साहब ने भी नहीं किया। तो अगर देखिए ये एक स्टेटेड अगर एजेंडा था तो इसको इंसेंटिवाइज करते हैं, इसको पॉजिटिविटी के साथ लागू करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि फिलहाल हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है। अगले 20-25 साल अगर बाद में रिप्लेसमेंट रेशियो हमारा बिगड़ जाएगा तो हम फिर दूसरी नीति ले आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको ध्रुवीकरण का हथियार बनाने से सिर्फ परेशानी है। और उस ध्रुवीकरण का हथियार बनाने की वजह जो अदीप साहब ने भी कही थी, जो मैं भी बता रही हूँ, तो वो एक बहुत है। लेकिन अच्छी बात है जो अशोक भारती साहब कह रहे हैं कि 1 साल बाद लागू होगा, कल किसने देखा और उसके बाद किस तरह से लागू होगा। तो ये मुझे ये लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा ये विराम देना चाहिए, इतनी बहस की जरूरत नहीं है इसमें। और हम बेवजह परेशान दिख रहे हैं, वो चाहते भी यही थे कि मुसलमान परेशान दिखे, थोड़ा हिंदू मासेस में ये मैसेज जाए कि देखो तुम्हारे थाली से खाना खत्म हो गया, तुम्हारी पेट्रोल की टंकी का पेट्रोल उड़ गया, लेकिन मुल्लों की चूड़ी टाइट कर दी हमने। तो वो हम लोग उनको मदद कर रहे हैं इस तरह की डिबेट करके। ठीक है, लेकिन उससे पहले के जो है हम और आगे बढ़े, हम आपको बताएं कि चूंकि ये उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 50% MLA जो बीजेपी के हैं, ऐसे MLA हैं जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये बताएं कि अगर इसके जो है फैक्ट पे हम जाएं तो 2001 की जो वो है उसके हिसाब से हिंदुओं का जो प्रजनन दर था वो 2.59% था। लेकिन जब 2015 और 16 में यानी 2005 और 6 साल का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, तो उसके हिसाब से जब हम आप देखते हैं 2015 और 16 में जाकर के यही चीज गिर करके, यानी हिंदुओं का जो रेशो है वो गिर करके 0.46% पर पहुंच जाता है। और इस तरह से 2.13 पर यह चीज पहुंच जाती है। उसके साथ साथ अगर मुसलमानों की दर को हम देखते हैं, वहां पर जो है 2005 और 6 का जो प्रजनन दर था वो जो है 2015 और 16 में जो है गिरता है। जो सबसे ज्यादा जितने भी धर्म के लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम समुदाय का गिरा है, जो 0.79% रहा है। तो ये एक जो है फैक्ट है, जो आंकड़े हैं जो सामने आए हैं, जिससे ये साबित होता है कि मुसलमानों में धीरे धीरे अवेयरनेस आई है। और जो ये एक डर और खौफ दिखाया जाता है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, ये आंकड़े उस चीज को गलत साबित कर रहे हैं। अदीप साहब। अंदर साहब देखिए, प्राइम मिनिस्टर एक बार नहीं 10 बार ये कह चुके हैं कि हमारी स्ट्रेंथ हमारी पॉपुलेशन है जी। हमारी एरिया से 2 गुना बड़ा कनाडा है और न जाने कितने मुल्क हैं। चाइना भी हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है, हमसे बड़ी एरिया है। उन्होंने क्या किया कि चाइना ने अपने हाथों को काम दे दिया। जब काम दे दिया तो दुनिया के मालिक बन गए। और यही कॉन्सेप्ट जब हिंदुस्तान में डेवलप हुआ
तो हमारी स्ट्रेंथ बन गई कि अगर फर्ज कीजिए, जो आज हमारी दुनिया हमारी तरफ क्यों देखती है, जितने यूरोप के मुल्क हैं वो जो सामान बनाते हैं, इंडस्ट्री खोले हुए हैं, वो हिंदुस्तान और चाइना की तरफ क्यों जाते हैं? अगर आप एक कमीज बनाते हैं तो 1.25 करोड़ लोग उसके खरीदार सिर्फ इस मुल्क में मौजूद हैं, उनको पूरी दुनिया जाना पड़ता है। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ हो रहा था। ये सरकारों की निकम्मापन है कि वो तालीम नहीं दे पाए, वो फाइनेंशियल स्टेटस नहीं ऊंचा कर पाए। और ये खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब ने कम से कम 15 बार पार्लियामेंट और मुख्तलिफ मौकों पे कहा है, और उनके भक्त लोग कुछ और कह रहे हैं। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, इसमें मजहब को इसलिए नहीं लाइए, ये मजहब से ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर है। और इकोनॉमिक फैक्टर में ये मामला है कि आप हमको रोशनी नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए, तालीम नहीं दे पाए, स्कूल नहीं खोल पाए, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पाए, वो गरीब क्या करेगा? उसके पास क्या कौन सा मशगला है? जहां तालीम आ गई है, वो शाम को अपने दफ्तर से या काम से आता है तो अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के गप्पे लड़ाता है, कहीं कॉफी पीता है, कहीं टेलीविजन देखता है, कभी इंटरनेट देखता है। उसके पास वक्त नहीं है काटने का। और जो इंसान दिन भर मजदूरी करता हो, और वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं। अभी आपने डाटा दिया, अब ये बिल में कहा जा रहा है कि उसको सरकारी नौकरी नहीं देंगे। आप मुझे बताइए अंदर साहब, सरकारी नौकरी पाने के लिए उम्र क्या होती है? 24, 25, 26 साल। उस वक्त कोई 2 बच्चों से ज्यादा कैसे पैदा कर लेगा? और अगर फर्ज कीजिए उसको सरकारी नौकरी मिल गई और फिर उसने 2-4 बच्चे और पैदा कर दिए तो क्या करेंगे? निकाल देंगे उसे? ये क्या, किस किस्म का मामला है भाई? 2 बच्चे आप उस वक्त तो कर सकते हैं जब नौकरी न दें। अरे भाई, नौकरी जिस वक्त आदमी सरकारी नौकरी लेता है उसकी एज लिमिट जो है वो 24 से 28 तक की होती है, और तालीम उसकी खत्म होती है 21-22 पे आके। तो क्या वो 1 साल में 2 साल में 10-12 बच्चे पैदा कर देगा? भाई उस वक्त तो 1 ही 2 बच्चे होंगे। अनिला जी हमारे साथ, जब उसको नौकरी मिल जाएगी जी, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, फिर क्या करेंगे आप अगर उसने ज्यादा बच्चे कर लिए? ये सब देखिए, अब मसला ये है कि बाबरी मस्जिद का मसला हल हो गया, 370 का मसला हल हो गया। अब एक नया स्लोगन चाहिए था। मैंने आपसे जो बात पहले कही, और उस स्लोगन में इनको जरूरत है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करो कि ये सब घूम फिर के मियाँ लोगों पे आ जाए। नहीं तो अनिला जी, क्या ये सिर्फ एक स्लोगन है? कोई पढ़ा लिखा मुसलमान, हिंदू, कोई भी जिसके यहाँ 2 से 3 से ज्यादा बच्चे हों, मुझे उसका नाम बता दीजिए। और ये जितने बैठे हैं, खुद आदित्यनाथ के अपने 5-7 भाई हैं, वो तो छोड़ के चले आए। तो ये ठीक है, अनिला जी से जवाब ले लेते हैं। अनिला जी। जी जी साहब, जितने मुसलमान, चाहे ये आदिब साहब या शिवा, मैं बात नहीं पूरी सुन पा रही हूँ, कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम। जी जी जी। और लगातार जी अनिला जी, मैं नहीं कर रही हूँ, उनका बिहेवियर इस चीज को प्रूव करता है कि मुस्लिम्स क्या इसके रूट कॉज हैं, आबादी की बढ़ती हुई आबादी का रूट कॉज है। अगर मुसलमान रूट कॉज नहीं है, जब बार भी नहीं कहा, डाटा जैसा आपने भी बताया, एवरीबॉडी नोज जी। अनिला जी बिल्कुल कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। जी 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 जी, बात पूरी। तो यहाँ बात हिंदू और मुसलमान के लिए, यहाँ बात आबादी की नहीं। तो आप कह रहे हैं साहब, अपने आप ही आप
नहीं, आप कह रहे हैं कि यह यहाँ पर मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल जैसे जो संगठन है वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस तरह के स्टेप का विरोध कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो मुसलमान इसकी खिलाफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, या वीएचपी खिलाफत कर रही है कि वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, या कोई और कह रहा है, वो इस वक्त पब्लिक डोमेन में है ना, पॉलिसी इनपुट के लिए ही है, आप दीजिए ना इनपुट, कौन मना कर रहा है? अच्छा, शीबा असलम फहमी ने एक बात रखी, शीबा असलम फहमी ने एक बात रखी कि तमाम जो है जिस तरह से इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है बगैर किसी तैयारी के तैयार किया गया है, और इसका सारा एक तरह से ठीकरा महिलाओं के ऊपर पड़ता है, क्योंकि लोगों की सोच पता ही है कि जब बच्चियां पैदा होंगी, लड़कियां पैदा होती रहेंगी, और जब तक लड़का पैदा नहीं होता है, हमारे समाज में ये होता है कि लोग जो है कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह से लड़का पैदा होता रहे। तो ऐसी पोजीशन में एक महिला को ही सफर करना पड़ेगा। ये सारी चीजें इग्नोर हो गई हैं। नहीं, शिवाजी को ये चीज समझनी चाहिए, ये बिल्कुल उल्टी बात कर रही। अच्छा। महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन बना के रखा हुआ है, और ये हम जानते हैं कि जेंडर मतलब बच्चा पैदा होने से पहले आप जेंडर नहीं पता कर सकते। ये काम किसी भी सरकार का होगा कि बिल्कुल मुस्तैदी से इस चीज को तय करें कि कोई भी जो है ये ना पता कर सके कि लिंग क्या है डिलीवरी से पहले, बच्चा पैदा होने से पहले। कानून है, सख्त कानून है। ये योगी जी हैं यहाँ, मतलब सीधी सी बात है, अभी बैठ कर ही अदीब साहब बोल रहे इनके 7-8 बच्चे थे। अरे आप ये प्रेजेंट पीढ़ी है, पिछली पीढ़ी पे क्यों जा रहे हैं? आगे वाली पीढ़ी के बारे में सोचें कि राज्यसभा सदस्य रहे हैं, मैं पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो कैसी बातें कर रहे हैं? आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? तो हम क्या हिंदू मुसलमान का ये तड़का छोड़कर जाना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान। अब मैं एक चीज बताऊं आजाद साहब, एक सेकेंड सुनिए, मैं मुश्किल से जुड़ पा रही हूँ, पता नहीं फिर से कनेक्शन चला जाए। मैं आपको बताऊं, मैं अपने बच्चों का मैं बता देती हूँ, मेरे बच्चों के दिमाग में दूर दूर तक नहीं आता मुसलमान हिंदू जाति, क्योंकि पढ़े लिखे समझदार हैं। इसलिए है क्योंकि हम एज अ पेरेंट हम पढ़े लिखे हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपने बच्चों को अच्छी हमने पढ़ाई लिखाई और संस्कार दिए हैं। यही हम चाहते हैं भैया, 1 या 2 बच्चे होंगे जिसके भी होंगे, वो पूरा ख्याल रखेगा और एंटरटेनमेंट के लिए टीवी ले आएगा। अपनी बीवी के साथ हर वक्त सोने की जरूरत नहीं होगी, ये नहीं चाहती मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो है 2 बच्चे हो उनको लाइफ दो, क्वालिटेटिव लाइफ दो, औरतों को क्वालिटेटिव लाइफ दो। अनिला जी एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह का हमारा सिस्टम है, हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में जो जन संसाधन है उनका वितरण जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है, और अक्सर इस तरह की शिकायतें आती हैं। आप इसको वजह मानती हैं कि ये एक अहम वजह हो सकती है? जी शीबा, आप कुछ कह रही थी? जी, एक तो ये कि वही बात अनिला साहिबा जो कह रही हैं वो बहुत सही बात है कि मुसलमान इसको क्यों इस गेंद को कैच करने में और सेल्फ गोल करने में लग जाते हैं। ये अगर मुसलमान इसको नहीं सेल्फ गोल करने लगते तो भाई ये डिस्कोर्स एक बहुत हेल्दी डिस्कोर्स बनता, और जो सरकार की जो नाकामी और कमियां हैं उस पर बात होती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एजुकेशन की कमी है, गरीबी है, और जो हेल्थ सर्विसेज की कमी, उस पर बात होती। अभी ये पूरा का पूरा विक्टिम और विक्टिमहुड सेलिब्रेशन का मामला बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैं उनके साथ खड़ी हूँ, ये बात उनकी सही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब वो ये बात कह रही हैं कि मेरे बच्चों को धर्म और जाति से नहीं फर्क पड़ता, तो ये प्रिविलेज एडवांटेज पोजीशन से खड़े होकर के बात कहना बहुत आसान होता है। जिनको उनकी जाति की वजह से कभी कोई तिरस्कार और अवहेलना का शिकार नहीं होना पड़ा, बेइज्जती का शिकार नहीं होना पड़ा, वो लोग ये बात कहते हैं अपर कास्ट के लोग कि मेरे बच्चों को जाति का नहीं पता। जिनके यहाँ कोई मोहसिन खान वाली एक जैसे पुणे में मोहसिन खान को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, लिंच किया गया कि वो मुसलमान था, वो इंजीनियर था, IT इंजीनियर था। जिन लोगों को इस तरह की लिंचिंग का खतरा नहीं है,
वो ये आराम से कह सकते हैं कि मेरे बच्चे तो हिंदू मुसलमान जानते ही नहीं, जात पात जानते ही नहीं। ये बहुत प्रिविलेज पोजीशन होती है और बहुत मासूम है ये लोग। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कोई साजिश है, इनको पता ही नहीं होता है कि दूसरे की रियलिटी क्या है। तो मैं चाहूंगी कि वो जब कभी अगर इसको रिविजिट करेंगी तो जरूर सोचें इस बारे में कि कोई बाई चॉइस ये कास्टिस्ट नहीं होता है, किसी की को मूंछ नहीं रखने दी जा रही, किसी को घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जा रहा, किसी को चप्पल पहन करके सड़क पे चलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उसको अपनी जाति का पता है। और ये बहुत पेनफुल नॉलेज होती है अपने बारे में। उसी तरह से आज हर मुसलमान को पता है। आपको पता है, मुझे तो पता ही नहीं था ये जो सुल्ली वाला हुआ है, ये सुल्ली शब्द का मुझे पता ही नहीं था। मुझे अभी 4 दिन पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई तब पता चला कि अच्छा एक नाम ये भी है। हम तो अपने को मुल्ली या मुल्ला ही कह रहे थे। तो यही परेशानी है ना प्रिविलेज होने की, तो वो वही पोजीशन है। ठीक है, अब जो है हम अपने प्रोफेसर अशोक भारती साहब के पास आते हैं। अशोक जी, अगर देखा जाए इस वक्त संसद, चाहे संसद तमाम सांसदों को देखे तो वहां पर तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 168 सांसद जो बीजेपी के हैं, उनमें 105 सांसद ऐसे हैं जो 3 से ज्यादा यानी 3 से अधिक उनके बच्चे हैं। और उसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखें, चूंकि हमने ये 304 जो विधानसभा के विधायक हैं उनका एक तरह से निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है, तकरीबन 152 ऐसे विधायक हैं जो 3 से ज्यादा जिनके बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इन चीजों को जो है क्या कहते हैं आम लोगों पर थोपने के बजाय, क्या ये नहीं होना चाहिए कि पहले पार्टियां अपने नेताओं के ऊपर उस चीज को लागू करें? क्या योगी आदित्यनाथ अपने इन विधायकों को रोकेंगे जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं, या मोदी साहब जो है अपने उन तमाम सांसदों का टिकट काटेंगे 2024 में कि जिनके जो है क्या कहते हैं 3 से ज्यादा बच्चे? क्या ये नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं जी कि आज भारत के अंदर प्रॉब्लम इस बात की है, कहते हैं उसको अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते। सही। जैसे कि जनसंख्या की बात वो व्यक्ति कर रहा है जिसको परिवार से कुछ लेना देना नहीं जी, जिसने कभी परिवार को देखा नहीं, जो संन्यास ले चुका है। सन्यासी को क्या पता घर वालों की क्या दिक्कत है, परिवार की क्या दिक्कत है। केवल देखने से अगर दिक्कत हो जाती थी तो बहुत आसान हो जाता था। कह रहा था कि अगर हम 1947 से लेकर और 2011 तक के हमारे पास जनसंख्या के आंकड़े, हम देखेंगे कि हमारे आंकड़े एक समय तक तो बढ़ रहे थे लेकिन अब लगातार कम हो रहे हैं। फैमिली का साइज कम हो रहा है, एवरेज साइज कम हो रहा है। तो ये तमाम बातें इस बात को दिखाते हैं कि जनसंख्या भविष्य में हमारे लिए एक चिंता का विषय नहीं है, बल्कि जनसंख्या के खुद के एनालिसिस बता रहे कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई। ऐसे वक्त में जब पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है, जनसंख्या के बारे में और खास तौर से उस सूबे में जनसंख्या की बात करना जिस सूबे में दलितों की संख्या, आदिवासियों की संख्या, पिछड़े जमातों की संख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या काफी सिग्निफिकेंट है। तो ऐसे समय में केवल वही लोग ऐसी बातें करते हैं जिनके पास चुनाव में जाने के लिए कोई एजेंडा नहीं। तो क्या ये माना जाए अशोक भारती साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कुछ कहते हैं, योगी आदित्यनाथ साहब कुछ कहते हैं, आरएसएस या हिंदूवादी जो संगठन है उनके साथ वो कुछ करते हैं? एक तरह से कंफ्यूजन का माहौल है, क्योंकि जैसे अदीब साहब अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की कई ऐसी स्पीचेस हैं, कई ऐसे जो है भाषण है जिसमें वो कहते हैं कि साहब जो है बढ़ती हुई आबादी एक तरह से अवसर है। देखिए, अदीब साहब तो खैर राजनीति में थे और बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, वो आपको शायद इस बारे में ज्यादा मार्गदर्शन कर पाए। पर मुझे लगता है कि ये स्टाइल है राइट विंग राजनीति। 10 व्यक्ति 10 जुबान बोलते हैं, 10 व्यक्ति 10 तरह के जुमले बोलते हैं। उनको लगता है कि जो जुमला उनका मुद्दा बन जाए वो उसको लेके अपनी रणनीति में आगे बढ़ जाते हैं। अब ये तो हमें सोचना है
कि कौन से जुमले को मानना है और किस जुमले को पास ओवर देना है। आप लोग इस जुमले को पास ओवर दे नहीं रहे। आप लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। बहुत सही बात कह रहे हैं। हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि कहाँ चुप रहना है। सही। इतने समय से आपने सब्र किया हुआ है, थोड़ा और सब्र कर लो। अदीप साहब, तो अब चूंकि चुनाव आ गया है, ऐसे में जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जाहिर है चुनावी कहीं ना कहीं फायदा हासिल करने की, वोटों के पोलराइजेशन की जो एक हिडन एजेंडे की बात अभी बहस के दौरान सामने आई है, आखिर अब क्या तस्वीर बन पाएगी इसकी? देखिए, सारी डिबेट का खुलासा जी अशोक साहब ने कर दिया जी, और ये पूरी डिबेट का निचोड़ है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता अभी बेचारी बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो बिल लाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि साहब इसके बाद हम पाबंदी लगाएंगे। उन्होंने साक्षी महाराज पे क्यों नहीं कहा, जो ये कहते हैं हिंदुओं से कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो? बिल्कुल उन्हीं की पार्टी के खुलेआम ऐलान करते हैं कि साहब आप हिंदू जो है वो 4 गुना बच्चे ज्यादा पैदा करें और मुसलमानों को गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो बार-बार इस बात को दोहराए थे। ये पहले बीजेपी के उन लीडरों को कहना चाहिए। कौन बोल रहा है? आज तक किसी मुसलमान के, किसी या दलित के या किसी बैकवर्ड कम्युनिटी के किसी लीडर ने ये कहा कि बच्चे और पैदा करो? सिवाय आरएसएस की संगठन और बीजेपी के नेताओं ने बराबर ये स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि और बच्चे पैदा करो। और वही पार्टी इलेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए, एक फेस लाने के लिए, कि भाई वो मैंने कहा ना कि मियाँ का फेस आगे कर दो तो बेचारा बैकवर्ड भी नहीं समझेगा, दलित भी नहीं समझेगा और जो पिछड़ी जाति हैं वो भी नहीं समझेंगी। वो तो कहेंगे मियाँ लोगों को ठीक किया जा रहा है। ये है पूरी बुनियादी मसला, जिसको समझने की कोशिश करिए। और अशोक साहब ने बिल्कुल सही बात कही। उनके जुमलों को आपको समझना है कि कौन सा जुमला है, कौन सी हकीकत है। ये पूरा खेल जो है कंट्रडिक्शंस का है। एक तरफ ये किस्सा कहा जा रहा है कि 2000 फला में, 40 में, 50 में हम इतने करोड़ हो जाएंगे और हम वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। क्या मजाक है? किस किस्म की ज़हनियत है और किस किस्म की सोच है? अरे आपको कोई बिल लाना था, जिस दिन आपको हुकूमत मिली थी उस दिन आप करते। इसके लिए बेहतरीन तरीका यह था कि आप हेल्थ फैसिलिटीज उन स्लम्स में पहुंचाते, आप एजुकेशन उस स्लम्स में पहुंचाते, आप इंटरनेट वहां पहुंचाते, वहां रोज क्रिएशन के काम पैदा करते। एक मजदूर जो अपनी पूरी दिन मेहनत करके खून पसीने की कमाई से जब घर आता है तो दिया 7 बजे के बाद जलाने के उसके बाद पैसे नहीं होते, वो अपनी मुफलिसी की चादर ओढ़ के अपने साथी के साथ जाहिर है कि क्या करेगा, वही उसकी एक खुशी है। औलादें वहां पैदा होती हैं। कोई ऐसा खानदान मुझे बता दीजिए जो पढ़ा लिखा मुसलमान हो या पढ़ा लिखा हिंदू हो या पढ़ा लिखा किसी जात का हो, वो प्लान नहीं करता अपनी जिंदगी। सिर्फ वो लोग नहीं कर पाते जो बेचारे मजबूर हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए, मुसलमान हमको खाया जा रहा है, वो इस मुल्क को खा जाएगा। यानी जाहिलों का एक मजमुआ है, एक एहसास, एक कमतरी ने इनके वजूद को खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक है अशोक जी, कुछ कह रहे थे। मुल्क तबाह हो गया जी, इस मुल्क के पड़ासे उड़ गए जी। इस तरह की बेवकूफी की हरकतें। सिर्फ इलेक्शन जीतना इस मुल्क को कहां ले जाके खड़ा कर दिया उसने जी। आदमी से नफरत करने लगा, भाई से नफरत करने लगा, बच्चे बेरोजगार हो गए, एम्बेसीज के सामने कतार लगी हुई है हिंदुस्तानी नौजवान बच्चों की। इस पे कोई फिक्र नहीं है। अब इसी पे बहस चल रही है, सारे चैनल्स पे चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है। अब कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई इकोनॉमी कहाँ चली गई, नौकरियां कब मिलेंगी। बिल्कुल ये सारे के सारे मुद्दे उठते रहेंगे कि इलेक्शन में कोई उसकी बात ना करे।
रोजी रोजगार इसकी बात ना हो। ठीक है अशोक जी, ये बड़ी अफसोसनाक स्टेज है अंजर साहब। ठीक है अशोक जी, मैं केवल एक बात जो दिमाग से निकल गई थी, मैं बस ये कहना चाहता था कि जो लोग अपने हश्र से डरे होते हैं वही दूसरों को डराने की बात करते हैं। बिल्कुल। ये जनसंख्या का कानून उनका जो आंतरिक डर है और उस आंतरिक डर को छुपाने के लिए, बहादुर बनने के लिए वो दूसरों को डराना चाहते हैं। नहीं तो वो आंतरिक डर क्या है, वो आना चाहिए ना साहब। वो अब चलने वाला नहीं है। आंतरिक डर तो हारने का ही है ना राजनीति में, और क्या डर है। उत्तर प्रदेश में तो हारने के अलावा बचा क्या है। मैं तो इत्तेफाक की बात है आपके लखनऊ शहर में बैठा हूं, तो मुझे पता है उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है। बिल्कुल, धन्यवाद। शिबा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अब हम वाइंड अप की तरफ हैं, बहुत कम शब्दों में इन चीजों को समझना चाहेंगे कि जो कोर मुद्दे हैं, खास तौर से जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान लोगों को सड़कों पर चलते देखा गया, फिर उसके बाद जो है जब दूसरी लहर आई कोविड की, बड़े पैमाने पे लोगों को मरते हुए देखा गया, ऑक्सीजन की कमी, रोजगार तकरीबन खत्म हो गए, करोड़ों की संख्या में बेरोजगार इस वक्त मौजूद हैं। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं जो जरूरी मुद्दे कहे जा सकते थे, उन तमाम चीजों से हट करके इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं उन मुद्दों से मुंह छुपाना है। अंजर, ये कहीं ना कहीं नहीं है, ये सीधा सीधा मुंह छुपाना है। देखिए, नफरत की खेती पर बहुत भरोसा है इस पूरे सरकार को, केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, और उन्होंने इसी को हथियार बना करके अपने को लगातार सत्ता में वापस लाने का अमल तय किया है। हम लोगों को ये सामने की चीज है कि ये कुछ भी दे नहीं पाए हैं। ये कैपिटलिस्ट दोस्तों के लिए काम करने वाले लोग हैं, ये उनके मैनेजर्स की तरह आए हैं, और इस बार उन्होंने इतना खुल करके अपने आप को जाहिर किया है कि गरीब की थाली से खाना उड़ जाएगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इलाज नहीं मिलेगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अमीर को भी इलाज नहीं मिला है, ऐसे हालात पैदा हुए हैं। इसके बावजूद अगर वो ये जुर्रत कर रहे हैं कि वो सत्ता में दोबारा वापस आ सकते हैं, तो ये अपने पॉजिटिव कामों के लिए नहीं आ रहे हैं वो। और उन्होंने एक बात और है कि हमें याद रखना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी किया, इनके यहाँ करने का एक अंदाज होता है, घुंडापन होता है। उस घुंडेपन से इनको समर्थन मिलता है, पोलराइजेशन होता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई बहुत परफेक्ट पार्टी थी या हम उससे बड़े खुश थे या वो बहुत अच्छा डिलीवर कर रही थी या अक़लियतों के साथ अच्छी थी, ऐसा नहीं है। हमें वहां भी शिकायतें थी ना, हम उसको भी बेहतर चाहते थे, हालात बेहतर। लेकिन इनका जो भूंडापन है वो इनका हॉलमार्क है। ये फूहड़पन से करते हैं जिससे कि उसको, जैसे हम कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर डालना, और जिससे छींटे उड़े और बदसूरती पैदा हो और एक फिजा बने। ये शॉक करके बार बार शॉकिंग तरीके से गवर्नेंस करने वाले लोग हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ही यही है कि ये झटके पे झटका, झटके पे झटका, एक झटके से उबर नहीं पाती है जनता, दूसरा झटका। तो इसको समझिए कि इनकी जो पॉलिटिकल तरबियत है वो भोंडेपन की तरबियत है, वो बदतमीजी की तरबियत है, वो आपके मुंह पर शाइस्तगी उतार करके, डिसेंसी हटा करके बात करने की तरबियत है। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, ये वो अपने लोगों के साथ भी करते हैं, जो उनके अपने समाज के दबे कुचले कमजोर लोग हैं, ये उनके साथ भी वही कर रहे हैं। तो बहुत ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन अब हमें शॉक नहीं होना चाहिए। अफसोस है, दे आर राइटिंग चैप्टर्स ऑफ ट्रेजेडीज आफ्टर ट्रेजेडी, लेकिन हमें उससे अब परेशान नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम इसको कैसे समाज में कमजोरों का बड़ा ताकतवर मुहाज बना करके फाइट कर सकते हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये फाशिज्म वाली सरकार है, ये सिर्फ ये नहीं है कि नाकाम सरकार है, ये फाशिस्ट सरकार है। और फाशिज्म में धीरे धीरे उन्होंने एक पानी गर्म करते जा रहे हैं और उसका तापमान बढ़ाते जा रहे हैं। वो टेस्ट कर रहे हैं कि जनता कितना बर्दाश्त कर सकती है। और ये जेनोसाइडल टेंडेंसीज रखने वाली सरकार है। ये इसमें इसकी पॉलिसीज भी वैसी हैं और इसके पब्लिक जो जिसको हम डिस्कोर्स कहते हैं वो भी वैसा है। इसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
शबीना आपका, शिवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक भारती साहब आपका, अनिला जी आपका, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि इस तरह के जो भी मीडिया हाउसेस होते हैं जो आपकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं, जरूरत इस बात की है कि इस तरह के मीडिया हाउसेस को जरूर मदद की जानी चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।